तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो जुलाई में हुआ था अभी अभी भाई वो खत्म हो चुका है, यानी कि गोल्डबर्ग रिटायर हो चुके हैं और सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं भाई, जो सबसे बेकार बात है। लेकिन इससे भी बेकार बात यह है कि इस शो को काफी ज्यादा घटिया रेटिंग्स दी जा रही है हर किसी की तरफ से। हर किसी का रिव्यू में बस यही कहना है कि भाई बहुत ही बेकार घटिया शो था, वाहियात शो था। और अगर इसके ऊपर मेरा एक टेक देखा जाए तो वो ये है कि भाई ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट नहीं, सैटरडे नाइट एड्स इवेंट था, क्योंकि भाई इसमें रेसलिंग से ज्यादा एड्स चल रही है। इतनी ज्यादा कमर्शियल्स कौन देता है भाई, क्या ये सब बातें अलग है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो है वैसे लोगों को भले ही खास पसंद ना आया हो, लेकिन मैं जानता हूँ लोगों को क्यों पसंद नहीं आया। लेकिन हम इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करने वाले कि शो कैसा था। हम ये बात करेंगे कि भाई शो में जो कुछ हुआ उसके क्या सर्कमस्टेंसेस निकले, यानी कि क्या कंक्लूजन है, अब इन फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट क्या है इसके आगे। और कुछ बहुत बड़ी चीजें हुई हैं, जैसे कि गोल्डबर्ग रिटायर हो गया और सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गया, तो भाई वो सब क्या है भाई, क्या वो लेजिट है या फिर नहीं, उन सब के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले मैच से, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जो कि दिखने में सिंपल मैच लग रहा था। लेकिन मैंने कहा था ना भाई कि स्मैकडाउन के ऊपर ये तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर ही देते हैं, तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया भाई। लोगन पॉल और जेली रोल की जो स्टोरी लाइन रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी में ऐड कर दिया, जिस वजह से भाई ड्रू वर्सेस रैंडी का जो मैच है वो फेयर मैच कहीं से भी नहीं रहा। और उसके वजह से जेली रोल और लोगन पॉल के ऊपर भी स्पॉटलाइट बहुत ज्यादा आ गई और अब ये स्टोरी जो है टैग टीम बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस मैच में लोगन पॉल ने इंटरफेरेंस किया और उसकी वजह से रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर लगी। लेकिन क्लेमोर के ऊपर रोप ब्रेक करवा दिया रैंडी ऑर्टन ने, क्योंकि उन्होंने रोप्स को अपना पैर टच कर दिया, इस वजह से रोप ब्रेक हो गया। और उसके बाद जेली रोल ने भाई धक्का दे दिया लोगन पॉल को रिंग साइड पर, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर भड़क गए जेली रोल के ऊपर और उसकी वजह से भाई रैंडी ऑर्टन की तरफ से पड़ी एक आउट ऑफ नोवेयर आरकेओ ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत गए। लेकिन भाई मैच के बाद भी जो है लोगन पॉल ने अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर और लोगन पॉल के ऊपर अटैक कर दिया जेली रोल ने, और जेली रोल के ऊपर क्लेमोर बजा दी ड्रू मैकिंटायर ने, जिस वजह से ये स्टोरी लाइन जो एक टैग टीम बन चुकी है और समरस्लैम ऑफिशियल भी हो चुका है भाई इनका मैच रैंडी ऑर्टन जेली रोल वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर का एक टैग टीम मैच होने वाला है समरस्लैम में। तो भाई अच्छी बात है, इनका जो व्हाट नेक्स्ट है वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही बता दिया, तो हमें कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट करने की जरूरत है ही नहीं कि क्या होगा इन फ्यूचर में। भाई ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई रैंडी ऑर्टन जो है वो अपनी टाइटल पिक्चर से दूर जाता जा रहा है भाई, मतलब जैसे उसे जॉन सीना और कोडी रोड्स वाली स्टोरी से अलग कर दिया गया है भाई। तो भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहले इन सब चीजों की शुरुआत जो है स्मैकडाउन पर ही हो गई। लेकिन जेली रोल की अगर बात करें तो भाई जेली रोल तुम सोच रहे कि भाई उसको मैच में क्यों डाल दिया, तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई जेली रोल जो है वो ट्रेनिंग ले रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में इन रिंग डेब्यू करने के लिए। तो भाई अब एक और सेलिब्रिटी जो है वो बनने जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का टैलेंट, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार। तो जेली रोल जो है फाइनली डेब्यू करने वाले और एक टैग टीम मैच भाई जेली रोल के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ना तो उसके ऊपर फिर कोई सवाल नहीं उठा सकता भाई, क्योंकि टैग टीम मैच है रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर है, तो भाई मैच सच में बैंगर होगा, तो मजा आएगा भाई। ऊपर से लोगन पॉल भी है और जेली रोल अपना जलवा दिखा सकता है वहां पर। खैर वो सब समरस्लैम में देखेंगे, लेकिन अब आगे चलते हैं भाई। ये मैच सच में इंटरेस्टिंग था भाई, मजा आया भाई। ओपनिंग जो है काफी बेहतरीन थी, सैटरडे नाइट मेन इवेंट इंटरेस्टिंग थी भाई। मेरी प्रेडिक्शन थी कि भाई ड्रू मैकिंटायर जीत जाए, लेकिन भाई इन दोनों में से अगर ये मैच ड्रॉ होता, अगर 1-on-1 होता ना भाई, तब ड्रॉ होता तो सही था। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से ये मैच खत्म हुआ तो श्योर भाई एक फेयर एंडिंग तो कहीं से भी नहीं थी कि भाई वो इंटरफेरेंस की वजह से जीता है ना भाई, इसीलिए। खैर अब चलते हैं अगले मैच की तरफ, जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच, और फिर से भाई वही ब्लड लाइन के इंटरफेरेंस है। और भाई इस बार तो ताला तोंगा ने भाई अपने बड़े बड़े पैरों का यूज किया और सोलो सिकोआ को जितवा दिया। उसके बाद सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन धोने लगी जिमी ऊसो को। देन यहाँ पर जेकब फाटू का रिटर्न हुआ और वही ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन भाई। इसके बाद समरस्लैम में भाई इनका कोई टैग टीम मैच होगा या फिर सिंगल्स भी हो सकता है, जहां पर जिला फाटू रिटर्न कर देंगे, बस भाई यही सब होने वाला है। उसके बाद फिर तामा तोंगा रिटर्न कर देंगे, ऐसे ही रिटर्न चलते रहेंगे भाई, डेब्यूज होते रहेंगे किसी न किसी के, और ऐसे ब्लड लाइन की स्टोरी आगे चलती रहेगी भाई। इसका कुछ भी फ्यूचर नहीं है, बस इसका फ्यूचर यही है कि भाई ब्लड लाइन में और मेंबर्स ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस होती जाएगी। जिला फाटू बहुत जल्दी डेब्यू कर ही लेंगे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में, और हो सकता है वो जेकब फाटू की साइड ही। उसके बाद बेट्रेयल भी चलेगा भाई, यही सब चलता है भाई ब्लड लाइन में, और कुछ नहीं, इनका फ्यूचर यही है। इसके बाद चलते हैं भाई सबसे इंटरेस्टिंग मैच के ऊपर, कि भाई इस मैच की सबसे बेहतरीन चीज था भाई, इस शो का जो है सबसे आइकॉनिक मैच भाई यही बन सकता था, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि स्टोरी उस तरीके से प्रोग्रेस की ही नहीं जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा। चीजें जो है ऑफ स्क्रिप्ट हो गई भाई, यानी कि भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट का मैच चल रहा था, जो कि काफी बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक न्यूज निकल कर आई थी, जो कमेंटेटर्स बार बार बोल रहे थे कि सेथ रॉलिंस के घुटने में इंजरी होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, उनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम चल रही है भाई, ऐसा कमेंटेटर्स का कहना था। कि क्योंकि सेथ रॉलिंस ने ऐसा ट्वीट किया, और वही हमें देखने को मिला इन रिंग में। जब सेथ रॉलिंस अपने स्प्रिंग बोर्ड मूव्स ट्राई कर रहे थे तो भाई उनके घुटने पे झटका गया, और जिस वजह से वो मैच को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन सेथ रॉलिंस की स्पिरिट है, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो हारेंगे भाई इस मैच को। पता नहीं भाई इस मैच में कौन जीतने वाला था, क्या वो एले नाइट थे या फिर सेथ रॉलिंस थे भाई। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई ये एट दी एंड मोमेंट पर सेथ रॉलिंस ने शायद खुद से ही कहा है, और ऊपर से कह दिया कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, और हो सकता है मैं काफी सारे लंबे ब्रेक पर जाने वाला हूँ, इसीलिए भाई एले नाइट को जितवा दो, ताकि एले नाइट को थोड़ा फेम मिल सके भाई, यानी कि एले नाइट तो रहेगा ना भाई, तो उसको मोमेंटम की जरूरत है। और इस वजह से भाई सेथ रॉलिंस खड़े हुए एक
TFT खुद ही खाली और उसके बाद LA नाइट इस मैच को सिंपली जीत के निकल गए। और सेथ रॉलिंस की जो ये इंजरी है न्यूज निकल के आ चुकी है कि भाई ये बिल्कुल लेजिट है, यानी कि सेथ रॉलिंस एक्चुअल में इंजर्ड हो चुके हैं, ये कोई स्टोरी का पार्ट नहीं है। और इसी वजह से भाई यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन बीड की कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई और ना ही इस वजह से रोमन रेंस का रिटर्न जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो भी नहीं हो पाया। भाई सबसे बुरी बात यही है कि भाई सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं। और इस मैच में एक अच्छी बात यह है कि भाई नाइट जीत चुके हैं। भाई LA नाइट ने सेथ रॉलिंस को पिन किया है। भाई सच में ये बहुत बड़ी बात है। सेथ रॉलिंस को पिन करने की वजह से शायद उन्हें एक वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी तो मिल ही सकती है, जो कि वो डिजर्व करते हैं भाई। तो LA नाइट का फ्यूचर काफी सेट है, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस का जो फ्यूचर है वो मुझे अंधेरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा था कि भाई सेथ रॉलिंस जिस तरीके से अपने आप को यूज करता है, जिस तरीके से अपने शरीर को झोंक देता है भाई हर एक चीज में, तो भाई वो सही नहीं है। सेथ रॉलिंस को इंजरी होती रहेंगी और ऐसे उनकी जो इन रिंग में भाई उनकी परफॉर्मेंस है उसमें भी बदलाव आएंगे और उस वजह से रिटायर होना पड़ सकता है भाई सेथ रॉलिंस को। भाई सेथ रॉलिंस थोड़ा सा संभाल लिया करो अपने आप को। भाई अंदर झोंकने की क्या जरूरत है, हर कुछ 5 स्टार देने की जरूरत नहीं होती भाई। सेथ रॉलिंस तो ऐसे ही है और यही वो चीज है जिस वजह से हम सेथ रॉलिंस को पसंद करते हैं। सेथ रॉलिंस की ये जो स्पिरिट है भाई फाइटर वाली, तो वो सबसे लाजवाब है भाई। और सेथ रॉलिंस ने ये डिसीजन अगर लिया है भाई LA नाइट को जितवा दिया, तो वो सच में बेटर था भाई। वो सच में एक बेहतरीन डिसीजन है और इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। और कुछ भाई यहाँ पर अगर कुछ बेहतरीन हो सकता था, LA नाइट यहाँ पर हार जाते, LA नाइट फूटते, उसके बाद CM पंक, जे ऊसो और रोमन रेंस का रिटर्न होता, तो फिर शायद जो है सैटरडे नाइट मेन इवेंट को तुम सब बेहतर कहते भाई, बोलते कि 5 स्टार चीज है भाई। लेकिन अब घटिया बोल रहे हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए। सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गया भाई, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। खैर भाई अब कर ही क्या सकते हैं। उम्मीद ये रखो कि भाई सेथ रॉलिंस को अपना जो मनी इन द बैंक है वो रिलिंक्विश ना करना पड़े, कहीं वो भी वेकेंट ना हो जाए, जैसे भाई AEW में एडम कोल ने अपनी TNT चैंपियनशिप को वेकेंट कर दिया भाई। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। तो ऐसी कुछ चीजें ना हो वही बेहतर रहेगा। उसके बारे में इन फ्यूचर में हमें इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी मंडे नाइट रॉ के ऊपर और निकल के आई जाएंगी, तो देखते हैं भाई। आई होप कि भाई सेथ रॉलिंस की जो ये इंजरी है वो ज्यादा सीरियस ना बने भाई, और वो बहुत जल्द जो है रिटर्न कर ले भाई और जल्दी रिकवर भी हो जाए। रही बात इससे आगे क्या होने वाला है, तो भाई LA नाइट की जो ब्लड लाइन से दुश्मनी है वो चलने वाली है। उसके अलावा फिर सेथ रॉलिंस की जो टीम है उससे जो दुश्मनी है शायद वो भी कंटिन्यू रह सकती है। CM पंक के साथ वो टैग टीम में आ सकते हैं, फिर ब्रॉन्सन बीड और ब्रॉन ब्रेकर से वो लड़ सकते हैं। सैमी ज़ेन का कभी रिटर्न हो ही जाएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी भी। और समर स्लैम में शायद हमें अब एक डिफरेंट मैच देखने को मिल सकता है, CM पंक रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन बीड एंड ब्रॉन ब्रेकर, अगर सेथ रॉलिंस जो है समर स्लैम में कंप्लीट नहीं कर पाते। तो देखते हैं कि भाई क्या होता है। ऐसी उम्मीद करो कि भाई सेथ रॉलिंस जो है ज्यादा सीरियस ना हो जाए, उनकी जो इंजरी है वो इतनी सीरियस ना बने भाई कि वो कंप्लीट ही ना कर पाए कहीं पर, कम से कम स्क्रीन के ऊपर तो पैर रहने ही चाहिए। वेल अब चलते हैं सबसे लास्ट चीज जो कि है गोल्डबर्ग की रिटायरमेंट। भाई मैच कैसा भी हो भाई, मैच के बारे में हम सब जानते थे कि क्या होने वाला है भाई। मैं अपने शब्दों पर था कि भाई गोल्डबर्ग तो भाई ऐसी फिजिक होल्ड करता है कि भाई उसे रिटायर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई जैसे मैच में उसने परफॉर्म किया और जिस तरीके से वो थक रहा था, तो भाई सिर्फ दिखने में भाई होना जरूरी नहीं है, अंदर स्टेमिना भी होना चाहिए। तो गोल्डबर्ग के अंदर अब वो ताकत नहीं बची जो पहले थी भाई। तो इसलिए भाई शायद गोल्डबर्ग ने ये निर्णय लिया कि वो रिटायर हो रहे हैं। तो भाई ये उनका लास्ट मैच था और गोल्डबर्ग ने भाई इस मैच में जो परफॉर्मेंस दी भाई, मैं तो तारीफ करूंगा भाई। इतनी उम्र में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो थैंक यू गोल्डबर्ग को बोलूंगा भाई कि मुझे उसने एंटरटेन किया है भाई। और रही बात इस मैच की, तो भाई मैच भाई इंटरेस्टिंग था भाई, मजेदार था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मैच था भाई। गुंथर ने अपनी चॉप्स को भाई हल्का रखा, कहीं गोल्डबर्ग की छाती में लग जाए और इसको सांस की बीमारी ना हो जाए भाई। वेल जब गोल्डबर्ग की एंट्रेंस हुई थी तो भाई वहां पर सबसे बेहतरीन बात ये थी कि भाई गोल्डबर्ग के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, वो गोल्डबर्ग के दोस्त थे। और वो जो थे भाई वो सब गोल्डबर्ग के साथ स्टार्टिंग से ही हैं भाई, मतलब वो सारे के जो उसके आसपास थे भाई एंट्रेंस के दौरान वो सब उसी के दोस्त हैं, वो हमेशा जो है उसकी सिक्योरिटी का पार्ट रहे हैं। तो भाई लास्ट टाइम था भाई जब वो सिक्योरिटी का पार्ट थे गोल्डबर्ग की, लास्ट टाइम वो पायरो फटे भाई। और उससे बड़ी बात भाई यहाँ पर गोल्डबर्ग के बेटे यानी कि सन ऑफ गोल्डबर्ग भी अवेलेबल थे और मैंने कहा था कि भाई उनका एक रोल रहने वाला है इस मैच में, तो वो था भाई। और भाई मुझे ये बताओ, ये गोल्डबर्ग का मैच था ना भाई, तो रोमन रेंस वाली चीजें कहां से आ गई भाई? रेफरी ढेर हो गया भाई, रेफरी को स्पीयर लग गई और उसके बाद भाई गुंथर ने मौके का फायदा उठाया, गोल्डबर्ग को बुरी तरीके से धोने लगे भाई। और उसके बाद गोल्डबर्ग के बेटे के साथ बदतमीजी करने लगे, उसे धक्का दिया तो भाई उसका बेटा जो है वो गुस्से में आ गया भाई। और ऐसा लगा कि भाई जैसे वो गुंथर से लड़ने वाला है भाई। और उसकी जो फिजिक है भाई वो सच में लाजवाब है भाई, तुम देख रहे हैं ना भाई, तुम खुद सोचो भाई गोल्डबर्ग अपने प्राइम पर कैसा था, तो उसने अपने बेटे को किस तरीके से ट्रेन किया होगा भाई, तुम खुद ही सोच सकते हो भाई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर यहाँ से ये तो पता चल गया कि भाई गोल्डबर्ग का जो बेटा है सन ऑफ गोल्डबर्ग बहुत जल्द जो है डेब्यू करने वाला है WWE में, वो पूरी तैयारी है भाई। उसकी जो फिजिक है, उसके जो टैटू उसने बनवा लिया भाई, तो सच में भाई वो जो है अपने पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला है। सन ऑफ गोल्डबर्ग जरूर आने वाला है भाई। और मैं तो भाई अब उसी चीज के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि भाई कब उसका बंदे का डेब्यू होगा और वो गुंथर के अगेंस्ट ही होने वाला है। तो खैर अब इस मैच के एंड की बात करें तो यहाँ पर गोल्डबर्ग को स्लीपर होल्ड लगता है और वहां पर जो है गोल्डबर्ग सो जाते हैं भाई, जिसके बाद गुंथर यहाँ से सीधा निकल लेते हैं। उन्हें पता है कि भाई अगर इसका बेटा आ गया तो ये मुझे थोड़ फोड़ देगा भाई। गुंथर यहाँ से सटक लिया। उसके बाद भाई जब शो खत्म हो गया गोल्डबर्ग की हार के साथ, और उसके बाद गोल्डबर्ग ने एक प्रोमो कट किया था जो कि कमर्शियल में था, तो
मुझे नहीं पता वहां पर क्या बोला गोल्डबर्ग ने, लेकिन थैंक यू बोला भाई। उन्होंने कहा कि भाई इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाता अगर तुम सब नहीं होते, लेकिन भाई मुझे लगता है कि गोल्डबर्ग का एक फेयरवेल सेरेमनी जरूर होने वाली है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो यहाँ से जो व्हाट नेक्स्ट मुझे दिख रहा है वो है गोल्डबर्ग की फेयरवेल सेरेमनी, जहां पर गोल्डबर्ग के सन ऑफ गोल्डबर्ग भी अवेलेबल होने वाले हैं, यानी कि उनकी फैमिली रहने वाली है। और जब वहां पर भाई गोल्डबर्ग अपनी सेरेमनी में अपना प्रोमो कट कर रहे होंगे तो भाई गुंथर आएगा, बेइज्जती करेगा गोल्डबर्ग की, जिस वजह से भाई सन ऑफ गोल्डबर्ग को आएगा गुस्सा और वो देगा एक स्पीयर गुंथर को, जहां से फिर हमें डेब्यू होता हुआ नजर आएगा सन ऑफ गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का एक मैच, जो कि शायद समर स्लैम में ही हो जाए तो मैं कहूंगा भाई बढ़िया बात है, करवा दो भाई वहीं पर सारे डेब्यूज, क्या ही दिक्कत है। तो भाई मैं तो देखने को तैयार हूँ भाई गोल्डबर्ग के बेटे को लड़ता हुआ देखने के लिए इन रिंग के अंदर, तो मैं तो भाई उसी के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ काफी। तो यही है भाई गुंथर के लिए कि वो गोल्डबर्ग के बेटे से लड़ने वाला है बहुत जल्द, उसके साथ एक मैच करने वाला और समर स्लैम में वो नजर आ रहा है, शायद वो समर स्लैम में हो सकता है। हालांकि लोग चाहते हैं कि बस सीएम पंक क्यों ना गुंथर से लड़ ले, तो भाई सीएम पंक की जो स्टोरी लाइन है वो सेथ रॉलिंस की टीम के साथ ही है, तो वो वहीं पर कंटिन्यू रहने वाली है। और गुंथर का ऐसा ही भाई, उसे अजीबोगरीब मैचेस मिलते हैं अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए। तो मुझे तो यही सब नजर आ रहा है भाई। और रही बात सैटरडे नाइट मेन इवेंट की, तो भाई काफी अच्छा शो था। यहाँ पर जो है एवोल्यूशन को भी हाइप किया गया, लेकिन एवोल्यूशन की भाई किसे परवाह है, तुम में से किसी को तो मुझे कमेंट में बताना। और जब एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो देखेंगे भाई कितना बढ़िया था। हो सकता है भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट को मिड में रखा गया हो ताकि वो एवोल्यूशन के ऊपर फोकस रख सके, ताकि एवोल्यूशन को बड़ा दिखा सके भाई। तो देखते हैं भाई एवोल्यूशन में क्या ही बड़ी चीजें कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। खैर तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेकर, तुम्हें क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो डूबती जा रही है। और भाई एक और बात है, ये एक हॉट टेक हो सकता है या फिर अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब भाई मुझे लगता है कि जो अब बंदा अपने लास्ट मैच को रेसल कर रहा है, यानी कि कोई अगर अपना फेयरवेल मैच कर रहा है, अपना रिटायरमेंट मैच कर रहा है, तो भाई उसे अपना लास्ट मैच जीतना चाहिए भाई। जीत के साथ अपनी रिटायरमेंट करे तो सोचो भाई उसका ऑरा और उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कितनी बरकरार रहेगी। लेकिन भाई ये बात है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का रूल है कि भाई यहाँ पर बंदों को ओवर करना पड़ता है जब तुम नीचे गिर रहे हो, जब तुम रिटायर होने पर आ चुके हो। तो इसलिए भाई हर कोई जो बड़ा सुपरस्टार है वो किसी को ओवर करने के लिए अपना लास्ट मैच हार जाता है, और यही गोल्डबर्ग ने किया गुंथर की अगेंस्ट। गुंथर जो है नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर है, तो भाई गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर तो हम सब जानते ही हैं। तो शायद इसीलिए भाई गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच करवाया गया और फिर गोल्डबर्ग हार गए कि गुंथर को ओवर किया जा सके, और इस तरीके से भाई गोल्डबर्ग के बेटे का डेब्यू भी सेट हो गया एक तरीके से। लेकिन शायद ये मेरा मानना है कि भाई अगर कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा ताकतवर रहा है अपने करियर में, तो उसे अपना लास्ट मैच जीत कर जो है रिटायर होना चाहिए। तो क्या जॉन सीना ऐसा कर पाएंगे या नहीं, वो देखने लायक बात होगी। और इसके अलावा भाई अगर सैटरडे नाइट मेन इवेंट की बात करें तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट अच्छा था, लेकिन भाई मुझे उससे भी अच्छा शायद AEW का टेक्सास वाला इवेंट लग रहा है भाई, ऑल इन जो हुआ था। तो वहां पर जो है डीन एम्ब्रोज यानी कि हमारे जो जॉन मॉक्सली हैं वो अपनी चैंपियनशिप को फाइनली हार चुके हैं, एक बहुत ही बड़े ड्रामा के साथ भाई। मतलब वही जो हमारा एंड गेम हुआ था भाई रेसलमेनिया 40 में, वो वहां पर ऑल इन में भाई डीन एम्ब्रोज के साथ हो गया खेला। और वहां पर जो है एक बहुत ही बेहतरीन मैच के साथ डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली अपने टाइटल को हार चुके हैं। तो भाई अब बंदा टाइटल हार चुका है, अपनी चीजें हार चुका है। डेथ राइडर्स जो है नीचे गिरने पर आने वाले हैं, यानी कि डेथ राइडर्स का भी जो है बिट्रेयल चलने वाला है भाई जॉन मॉक्सली। अब ये सब होने के बाद तो तुम्हें AEW को छोड़कर WWE में रिटर्न कर ही लेना चाहिए भाई। डीन एम्ब्रोज कब रिटर्न करेंगे उसके लिए हम हमेशा ही एक्साइटेड रहने वाले हैं कि वो कब रिटर्न करेंगे, उसका इंतजार होता नहीं है, क्योंकि भाई वही एक चीज है जो हमें लेकर जाएगी शील्ड के एक ट्रिपल थ्रेट फाइनल मैच की तरफ, जो कि इन एक एरा को खत्म करेगा भाई। और वो शायद रिटायरमेंट मैच होगा भाई डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस तीनों का ही। और उसमें फिर फाइनली भाई वो चीज हो जाएगी कि भाई कोई बंदा रिटायर होने के बावजूद अपने मैच को जीता है, इसमें शायद मैं डीन एम्ब्रोज को पिक करूंगा अगर ये मैच कभी भी होता है। तो देखते हैं वो इन फ्यूचर में कब चीजें होंगी, बहुत है टाइम है उनके लिए, 2028 के बाद ही होंगी वो सब चीजें, यानी कि 2030 में हमें वो मैच देखने को मिल सकता है। ये सब मैं कहां पहुंच गया। सैटरडे नाइट मेन इवेंट भाई अच्छा शो था, लेकिन शायद अब AEW देखना स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। यार तुम्हारा क्या मानना है इसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि वहां के इवेंट जो है ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।